नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप का कोरोना बुलेटिन देख रहे हैं। एक बुजुर्ग हैं जिनके बारे में खबर इस वक्त इंटरनेट पर वायरल है। आप स्क्रीन पर इनकी तस्वीर देखिए। इनका नाम है नारायण भाऊराव दाभाडकर। महाराष्ट्र के नागपुर शहर के रहने वाले नारायण को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इंदिरा गांधी शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में ऑक्सीजन बेड मिलने के बाद उनका इलाज चल रहा था। इस दौरान 85 साल की नारायण भाऊ की नज़र एक ऐसी महिला पर पड़ी जो अपने पति की जान बचाने के लिए अस्पताल के प्रशासन से ऑक्सीजन बेड की गुहार लगा रही थी। महिला का दर्द देख नारायण भाऊ से रहा नहीं गया। उन्होंने डॉक्टर से कहा, मेरी उम्र 85 साल की है, मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली। इस महिला का पति युवा है। इस जवान शख्स का जिंदा रहना मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी है। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए मेरा बेड महिला के पति को दे दिया जाए। डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि दोबारा बेड मिलने की कोई गारंटी नहीं है। इसके बावजूद बुजुर्ग ने अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करवाई और घर लौट गए और फिर 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े नारायण भाऊ ने एक अनजान शख्स की जान बचाने के लिए जो समर्पण किया, उसकी सब लोग वाहवाही कर रहे हैं। लेकिन एक बात और भी ज़रूरी है, वो ये कि जो जिम्मेदारी नारायण भाऊ ने समझी, जैसा समर्थन, जैसा समर्पण उन्होंने दिखाया, वैसा समर्पण हमारे देश की सरकारें नहीं दिखा रही। उद्धव ठाकरे सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि एक बुजुर्ग जब अस्पताल से लौट गया तो 3 दिन बाद तक उन्हें दोबारा बिस्तर क्यों नहीं मिला। ये तमाम हुक्मरान जो दावा कर रहे हैं कि स्थिति नियंत्रण में है, नारायण भाऊ का बलिदान उनके लिए एक जागृति की तरह हो। तो आप एक बुजुर्ग के समर्पण की, उनके दधीची होने की तारीफ करें, लेकिन साथ में ये भी याद रखें कि सिस्टम ने नारायण भाऊ को और हम सबको फेल किया है। और कई लोग इससे पहले कि सिस्टम पर लतीफ़े शुरू करें, यहाँ सिस्टम से तात्पर्य सरकार से है। इस पर्टिकुलर केस में महाराष्ट्र की सरकार से है, जिसका नेतृत्व शिवसेना के नेता और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। अब ग्राउंड रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले पुणे के नायडू अस्पताल में काम करने वाली नर्स छाया जगताप के बारे में बताते हैं। शायद आप में से कुछ को ये नाम याद हो। ये वही हेल्थ वर्कर हैं जिनसे पिछले साल के मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन पर बात की थी और इस दौरान प्रधानमंत्री ने नर्स छाया की खूब तारीफ की थी। कोरोना पर महाराष्ट्र की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हमारी टीम के निखिल इसी नायडू अस्पताल पहुंचे, जहां छाया जगताप काम करती हैं। उन्होंने हमारी टीम से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक ज़रूरी संदेश भेजा है। स्क्रीन पे आप जिनको देख रहे हैं वो है सिस्टर छाया। सिस्टर छाया वही फ्रंटलाइन वर्कर हैं जिनसे मार्च 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन पर बात की थी। उसके बाद खूब चर्चा भी हुई थी, इनकी भी, पीएम की जो बात थी उनकी भी, और इनके हॉस्पिटल की भी, जो पुणे महानगर पालिका का नायडू हॉस्पिटल है, जहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीज़ का इलाज होता है। कोरोना भी किसी तरह की बीमारी है। हमने मैम कि हम हॉस्पिटल में आए हैं, सुपरिटेंडेंट से परमिशन ले ली है और अब इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम लल्लन टॉप में। आप, पहला प्रश्न यही है कि आपको कब मालूम चला कि पीएम आपसे बात करेंगे? 1 घंटा पहले। 1 घंटा पहले? तो फिर आपको कैसा लग रहा था? मतलब मेरे ख्याल पहले कभी इतने सीनियर अधिकारी से बात हुई नहीं होगी। नहीं, बहुत डर लग रहा था कि क्या बात करने की, लेकिन थोड़ी फ़ोन आने के बाद डर तो लग रहा था, लेकिन की बात जैसा। अच्छा, तो उन्होंने ऐसा पहले कुछ बताया नहीं था कि पीएम क्या पूछेंगे, क्या बोलेंगे? नहीं, कुछ बताया नहीं था। फ़ोन आने वाला इतना बताया था। तो यहाँ पे मैम आपको कितना टाइम हो गया नायडू हॉस्पिटल में? 21 साल हो गया, अभी 22 साल चालू हो गया नायडू में। अभी सिस्टर इंचार्ज करके ड्यूटी कर रही मैं। तो मैम आप पिछले साल, और अच्छा, जब पीएम से आपकी बात हो रही थी तब आपको कैसा लग रहा था? मतलब आपका क्या दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम? बात हो गई तो अच्छा लगा कि देश के पंतप्रधान एक छोटे से हॉस्पिटल से सिस्टर से बात कर रहे, तो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद काम करने का तो ज़्यादा बढ़ गया, ज़ोर से काम करने के लिए प्रोत्साहन मिल गया हमको, सब हॉस्पिटल के स्टाफ को, डॉक्टर को, कि हाँ हमारे ऊपर वो उनका ध्यान है, देश के पंतप्रधान के ध्यान है, इसीलिए बहुत अच्छा लगा और सब लोग प्रोत्साहन मिल गया। आपके घर वाले भी बड़े खुश होंगे, बहुत लोग मिलने आए होंगे कि यही हैं सिस्टर छाया जिनसे पीएम ने बात की। तो नहीं, मिलने को तो नहीं आए कि तो ये कोविड था ना, लेकिन फ़ोन, बहुत लोग से फ़ोन आया, सबका फ़ोन आया। अच्छा तो लगा कि ये तो कभी सोचा भी नहीं था कि पीएम का फ़ोन आ जाएगा हमको।
मैडम पिछले साल भी कोविड था, इस साल भी है ना, सबसे ज़्यादा केसेस भी महाराष्ट्र में ही हैं। आप लोग कैसे डील कर रहे हो? आप लोग ड्यूटी में कितने घंटे लगा रहे हैं? आप लोग मतलब आप लोग कैसे अपना दिमाग तैयार करते हैं? क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में भ्रम भी है, डर भी है बीमारी का। नहीं, अभी डर तो कुछ नहीं है, लेकिन पेशेंट डरे हुए हैं ना, उनको हम डर के क्या करेंगे? काम तो करने का है ना। तो पेशेंट जो डरे होते हैं उनको ही प्रोत्साहन करना पड़ता है, उनका मनोबल बढ़ाना पड़ता है। तो हम डरते तो नहीं, अभी डर तो चला गया है, कोई ही डरता नहीं, स्टाफ नहीं, डॉक्टर नहीं, कोई नहीं। हमारे हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ वैसा ही फ्रीली काम करते। और आपको सारी फैसिलिटीज़ जो भी मतलब प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ मिल रहा है बराबर हॉस्पिटल में? वो सब कुछ मिल रहा है, कुछ कम नहीं है। अभी थोड़ा सा मेडिसिन का प्रॉब्लम है, वो ही मिल रहा है, लेकिन रेमडेसिविर वगैरह थोड़ा सा कम हो रहा है, अभी वो नहीं मिल रहा। मैम जो मतलब ये तो आपने आपकी काम की, तो बहुत प्रेशर भी होगा क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे होंगे मेरे ख्याल, अभी ये सेकेंड वेव आया तो। हाँ, काम का तो प्रेशर बहुत है। पहले स्टार्टिंग में जो कोरोना आया था तभी बहुत स्टाफ हमको मिला था, अभी कम है, लेकिन हम वैसे मैनेज कर रहे हैं। काम तो ज़्यादा पड़ता है। छाया से बातचीत के बाद निखिल ने यहाँ के अन्य मेडिकल स्टाफ से बात की। उनकी भी कुछ ज़रूरी मांगे हैं जो महाराष्ट्र की सरकार तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए। उद्धव ठाकरे और उनके समर्थक ध्यान दें। स्टाफ तो बढ़ाना मांगता है, इंजेक्शन रेमडेसिविर भी देना मांगता है, मेडिसिन भी सब मिलना मांगता है। ये तो चीज़ सब चाहिए ना काम करने के लिए। हम तो पहले दिन से अभी तक काम कर रहे हैं, एक दिन छुट्टी लेके। लास्ट ईयर से हफ्ते में एक दिन छुट्टी लेते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि स्टाफ बढ़ाओ, इंजेक्शन रेमडेसिविर दे दो, मेडिसिन दे दो, सब तो काम करने को अच्छा लगेगा ना। ठीक है। और सर क्या आप क्या बोल रहे थे? तो हम लोग पहले से काम कर रहे हैं ना, तो किसी को इन्फेक्टेड डिसीज का अलाउंस किसी को नहीं है। कोविड तो देना मांगता है ना। ये जो हॉस्पिटल है ना, ये हॉस्पिटल पूरा इन्फेक्शन डिसीज हॉस्पिटल है। इधर स्टाफ को है ना कोविड अलाउंस या इन्फेक्शन डिसीज अलाउंस देना चाहिए, तो और स्टाफ को काम करने में थोड़ा अच्छा हो जाए, इम्प्रूव हो जाएगा, और स्टाफ को ये थोड़ा अच्छा हो जाएगा कि वो ज़्यादा से काम करेंगे और काम करते ही रहते हैं स्टाफ। और इधर नए स्टाफ आके ये नहीं होता, तो ये स्टाफ काम करते हैं, इसलिए और स्टाफ चाहिए इधर। सर कितना अभी स्टाफ होगा नंबर जनरल ऐसा आइडिया? 67 नर्सेस है, उसमें से भी सब नए आए हुए हैं, उनको भी सिखाना पड़ता है। और वैसे तो स्टाफ बहुत कम गिरता है क्योंकि पेशेंट कितने होंगे मैडम आपके पास? पेशेंट एडमिशन 200 है, 198 200 हो जाता। सब कोविड पॉजिटिव रहते हैं। ऑक्सीजन पे रहते हैं सब ऑक्सीजन पे पेशेंट। और जो ओपीडी भी जितनी ज़्यादा है, लेकिन स्टाफ बहुत कम है। वो काम करने वाले वर्कर भी कम है, स्टाफ नर्सेस भी कम है, डॉक्टर भी कम है, सब कम है इधर। तो ये मैडम को जब पीएम साहब का फ़ोन आया तो उसके बाद भी कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ, जब थोड़ा सा लाइट में आ गया नायडू हॉस्पिटल? पहले शुरू से दिया था, लेकिन बाद में जो कम हो गया ना, तब भी से कम है, तो अभी तक कम ही है। महाराष्ट्र से अब उत्तर प्रदेश चलते हैं। बात यहाँ के प्रयागराज शहर की। कल के एपिसोड में हमने आपको यहाँ ऑक्सीजन के लिए भटक रहे लोगों की बेबसी की तस्वीरें दिखाई थी। आज बात यहाँ के फाफामऊ शमशान घाट की। यहाँ घाट पर मौत का सरकारी नंबर कम दिखाने का अलग ही खेल चल रहा है। हमारी संवाददाता स्वाति जब इस शमशान घाट पर पहुंची तो रजिस्टर मेंटेन करने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई व्यक्ति नहीं दिखा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोविड के चलते मर गए, सरकारी खातों में उनकी गिनती नहीं होगी। बाकी इसी शमशान घाट में अफसोस का दूसरा पहलू ये है कि यहाँ जो अंतिम संस्कार कराने पहुँचते हैं उनसे मनमानी कीमत वसूली जा रही है। प्रयागराज से देखिए स्वाति और अमितेश की ये रिपोर्ट। पहला सवाल संख्याएं दबाने का, उसके पीछे की जो नीयत है उसका। दूसरा कि कितनी भयावह स्थिति है, पैनिक क्रिएट करने के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि जानने के लिए, समझने के लिए कि क्या हालात हैं ज़मीन पर। और तीसरा प्रशासन के दावे कि जो उन्होंने वायदा किया कि अब नहीं देना पड़ेगा, वो सब सारी स्थिति कैसी है। आप क्या बता रहे थे जब मैं बोल रही? प्रशासन बिल्कुल झूठ बोल रही है, एकदम झूठ बोल रही प्रशासन। एक लाश जलाने का 20,000 रुपये तक पड़ रहा है अभी। एम्बुलेंस 5 किलोमीटर की दूरी ले रहा है, 7,000 रुपये एक लाश का।
5 किलोमीटर, सिर्फ 5 किलोमीटर का 7,000 रुपया एक एम्बुलेंस में 2 लाशें आती हैं। तुरंत 14,000 रुपया लेने के बाद ही लाशें यहाँ उठवाते हैं एम्बुलेंस वाले। और डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं, ये गाड़ी है, 2 पेशेंट 2 बॉडी है उसमें 2 बॉडी है, एक एम्बुलेंस में 2 बॉडी है, उसको आप देख लीजिए। डॉक्टर लोग बोलते हैं कि मैं इसी एम्बुलेंस में दूंगा लाश, दूसरी एम्बुलेंस में दूंगा नहीं। एक सेकेंड, ये जो अस्पताल के डॉक्टर हैं वो ये कहते हैं कि मैं बॉडी रिलीज नहीं करूंगा इस एम्बुलेंस के अलावा किसी और एम्बुलेंस में। और इसी में और मैं और किसी में नहीं करूँगा। ये किस अस्पताल की बात है, आप हमें बता पाएंगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम आनंद कुमार त्रिपाठी है और मैं हवलदार हूँ फौज का, और मैं अपनी मदर का ट्रीटमेंट ले रहा था ड्यू टू कोविड-19, और जो है उससे मेरी मदर की हुई डेथ। और यहाँ पे ये जो भर्ती थी वो आर्मी हॉस्पिटल? हाँ जी, मिलिट्री हॉस्पिटल इलाहाबाद में। वहाँ सूबेदार अशोक कुमार है जो चीफ वार्ड मास्टर वहाँ का। चीफ वार्ड मास्टर ने हमको मना कर दिया, हमारा खुद का हायर एम्बुलेंस जो हमने करना चाहता था वो मना कर दिया उसको हायर करने से। उसने अपनी एम्बुलेंस मेरे को दी। इसमें 2 डेड बॉडीज़ आई हैं जो कि 14,000 में आई हैं। 14,000 में यहाँ से मिलिट्री हॉस्पिटल सिर्फ 7 to 8 किलोमीटर्स हैं बस, और 14,000 रुपये लिए उसने। प्लस यहाँ पे ये जो लकड़ियाँ आप लोग देख रहे हैं इसके 5-5 हज़ार रुपये लिए गए हैं। मेरे भी पिताजी क्या कहते हैं अभी हुए हैं। कितनी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं यहाँ पे, जो है 20-20 हज़ार रुपये हमसे एक लाश जलाने के लिए ली जा रही है यहाँ पे। सूबेदार अशोक कुमार नाम है और चीफ वार्ड मास्टर है। और उन्होंने ये कहा, रात 12 बजे डेथ हुई थी मेरे ग्रैंड मदर की, और अभी मेरे को डेड बॉडी मिली है। और 24 घंटे में सिर्फ 2 डेड बॉडीज निकल रही है मिलिट्री हॉस्पिटल से। ये जानबूझ कर किया मैंने देखा, जानबूझ के मैं पैर खड़े, मौतें ज्यादा हो रही हैं आपका कहना है, लेकिन बॉडी कम रिलीज की जा रही है। गाड़ियाँ इन्होंने सेटिंग जमा रखी है। ये जो एम्बुलेंस खड़ी देख रहे हैं आप लोग, यही एम्बुलेंस हायर कर रखी है मिलिट्री हॉस्पिटल इलाहाबाद ने, और इसी एम्बुलेंस से सबको वो सर्विस दे रहे हैं, और सिर्फ पैसों के ऊपर सर्विस दे रहे हैं। मैं एक सैनिक हूँ, मेरे को जो है पैसे लगाने की क्या ज़रूरत है? जब मैं महीने की छुट्टी आया हूँ उसमें मेरे साथ ऐसा केस हो जाता है, उसके बावजूद ये लोग मेरे से पैसा ले रहे हैं, तो मैं वहाँ क्या कर रहा हूँ इतने दिनों से? ड्यूटी कर रहे हैं, बॉर्डर पे मर रहे हैं, और घर में अगर कोई बात होती है, किसी परिवार वाले कुछ होता है तो उसके साथ ऐसे इस तरीके से व्यवहार किया जाएगा, तो उसको ऑन ड्यूटी मतलब क्या है? आर्मी में ड्यूटी कर रहा है मतलब क्या है? उसको पता नहीं, वहाँ के कमांडेंट को पता नहीं कि क्या हो रहा है नीचे नीचे, और सूबेदार हवलदार ये लोग पैसा खा रहे हैं और घूस खा रहे हैं। ब्लडी जिसकी डेथ हुई है, इनके हस्बैंड हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री स्वामीनाथ त्रिपाठी 35 नौकरी की उन्होंने फौज में, 35 साल नौकरी की है, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट से रिटायर्ड है वो फौज के। उनकी वाइफ थी हैं ये, उनकी वाइफ हैं ये, मेरी ग्रैंड मदर हैं ये, जिनके पीछे मैंने एक लाश फूकने के चक्कर में 15,000 रुपये लगाए यहाँ खड़े खड़े। 24 घंटे के बाद मुझे डेड बॉडी मिली है, और 24 घंटे मैंने वहाँ चेक किया मैंने 24 घंटे में सिर्फ 2 डेड बॉडीज़ निकली हैं कोविड-19 की, और डेथ मेरे सामने हुई है। 5-6 बॉडीज़ निकली हैं कोविड-19 के उसमें से। मतलब आपका कहना है कि मौतें ज़्यादा हो रही हैं लेकिन बॉडी रिलीज करने में देरी नहीं हो रही है। हम लोग थक गए, सुबह 2 बजे के बैठे हम लोग गाड़ी में, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई है नहीं वहाँ सर्विस करने के लिए, सर्विस देने के लिए नहीं है कोई। अगर एक बंदे की ड्यूटी ऑफ है तो नाइट ड्यूटी वाला बंदा कहाँ था? बंदा भी ऑफ है, और जो आ रहा है वो भी इररिस्पेक्ट से बात कर रहा है, और जो है सर्विस भी नहीं दे रहा है, और सर्विस दे रहा है तो इस पे दे रहा है। क्या है ये? अब बात दिल्ली से सटे हरियाणा के हाईटेक शहर कहे जाने वाले गुरुग्राम की। यहाँ एम्बुलेंस की कमी की वजह से लोग ऑटो और प्राइवेट गाड़ियों में अपने परिजनों के शव शमशान तक ले जाने के लिए मजबूर हैं। इंडिया टुडे टीवी की संवाददाता तनुश्री पांडे ने कुछ ऐसी तस्वीरें भेजी जो डरावनी हैं। आप लोग को और कोई एम्बुलेंस नहीं मिला बॉडी लाने के लिए? नहीं, ऐसे तो कहूँ मैं रास्ता में जा रहे थे घर, और उधर से अचानक डेथ कर गया। तबीयत खराब था अचानक दे, तो फिर ऐसे ही ऑटो करके लेके आए। और अभी जगह नहीं है अंदर जाने के जगह 1 घंटा हो गया, 2 घंटा जगह नहीं है, 2 घंटा 3 घंटा हो गया, नहीं अंदर जगह। सर आप लोग को एक एम्बुलेंस इंडस्ट्रियल कंसल्ट है, हाँ एम्बुलेंस नहीं मिला मैम, मेरे फादर खत्म हो गए। इज ए इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट, ही वर्क्स वेरी हार्ड, पूरी जिंदगी अरे दौड़ते रहे, आज देखो उनको क्या कोविड ने मार डाला।
बहुत प्रॉब्लम। ऑक्सीजन भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला मैम, बहुत प्रॉब्लम हुई। एम्बुलेंस नहीं मिली मुझे। कल मैं रात को 7 बजे से शाम को 7 बजे से मैं एम्बुलेंस के लिए ढूंढता रहा। सुबह 5 बजे तक मैं एम्बुलेंस के लिए फोन करता रहा, एम्बुलेंस नहीं आई। लोकल में मेरे को एम्बुलेंस नहीं मिली, किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला। हाल के मेरे फादर ने टेक दिया अपने आप को एट 6 o'clock in the morning he died। फेस भी नहीं मिल पा रहा, क्रिमेट नहीं मिल पा रहा, देख लीजिए ऐसे खड़े हैं। 4 हॉस्पिटल हम भी ले गए अपनी बहन को, अभी जवान बहन है वो कोई एडमिट नहीं लिया। दादा नाम बताएं। नाम पिंकी देवी है, मेरी बहन है। 4 हॉस्पिटल में ले गए, कोई एडमिट नहीं लिया। फिर बोला क्यों एडमिट नहीं कर? वो मैं बोला कि सर ये हार्ट का प्रॉब्लम है, तो बोला नहीं जो दूर हटो, यहाँ कोरोना है, कोरोना में नहीं भर्ती लेंगे। 3-4 हॉस्पिटल में सारा वही बोला। एक जगह ले जाते अंदर एडमिट लिया तो बड़ी प्राण टूट चुका था। पहले ये कुछ बोले पानीपत हॉस्पिटल है ना, क्या उसको बोलते हैं, वहाँ इलाज बेड भी नहीं मिल पाया, इस वजह से उनका देहांत। हाँ उनका देहांत हो गया। मैं जी हाँ 3 साल पहले करवाए थे। क्या बोलता है गले का हेड हाथी वाला, और एक बैग मैंने लाए वहां से, बिहार से लाए थे। कोई गाड़ी नहीं मिला बिहार ले जाने के लिए, तो यहीं डेड बॉडी का करवा रहे हैं। क्या करें, ऐसा हाल हो चुका है हम लोग के साथ। कोरोना बुलेटिन में आखिरी में बात उन मशहूर शख्सियतों की जो हाल फिलहाल कोविड के चलते हमारे बीच नहीं रहे। सबसे पहले भारतीय साहित्य जगत को सूखा बरगद जैसी कालजयी कृति उपन्यास देने वाले मशहूर कथाकार मंजूर एहतशाम। पद्मश्री से सम्मानित 73 साल के मंजूर एहतशाम ने रविवार को भोपाल में अंतिम सांस ली। साल 1973 में आई उनकी पहली कहानी रमज़ान में मौत से उन्होंने जो शोहरत हासिल की वो बरसों बरस बदस्तूर जारी रही। हिंदी साहित्य में उनके अभूतपूर्व योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। इसके बाद हम याद करेंगे दिग्गज फिल्म संपादक वामन भोसले को। 60 से लेकर 90 के दशक तक कई बड़ी हिंदी फिल्मों की एडिटिंग करने वाले वामन भोसले ने सोमवार को मुंबई में प्राण त्याग दिए। वामन भोसले ने फिल्मी करियर की शुरुआत 1969 में आई फिल्म 2 रास्ते से की थी। इसके बाद 1978 में उन्हें फिल्म इनकार के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादक का नेशनल अवार्ड भी मिला। इसके अलावा कोरोना की वजह से बनारस घराने की प्रसिद्ध राजन साजन मिश्र बंधुओं की जोड़ी टूटने की भी खबर आई। शास्त्रीय गायक पंडित राजन मिश्र का रविवार को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया। कोरोना से पीड़ित पंडित राजन मिश्र को दिल का दौरा भी पड़ा था। संगीत की दुनिया में उनके शानदार योगदान के लिए उन्हें साल 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आज के बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते पंडित राजन साजन मिश्र की ये जुगलबंदी सुनिए और प्रार्थना करिए राग दुर्गा सुनते हुए कि इस तरह से अचानक किसी को न जाना पड़े और कोई इस बेबसी में तो बिल्कुल न जाए कि उसको वक्त पर मदद नहीं मिली, वक्त पर इलाज नहीं मिला। जय 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 दुर्गे माता, 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 माता जय 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 दुर्गे माता, दुर्गे माता भवानी, जय 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 दुर्गे माता, जय 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 दुर्गे माता भवानी, जय 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 दुर्गे माता भवानी, जय 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 दुर्गे माता भवानी, सब जगह